Assalamu alaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, नामर्दी है ना, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम बहुत ही मेजर है। लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है उन्हीं लोगों के साथ मेजर इशू होना चाहिए। लेकिन इस डिज़ीज़ और इस मर्ज़ की परेशानी ये है कि थोड़ा बहुत भी इससे मिलता जुलता जो इशू होता है, इससे मिलते जुलती जो डिजीज़ेज़ होती हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हों, जब इंसान को ये फ़ील होने लगता है कि मुझ में नामर्दी आ चुकी है, मुझ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो चुका है, तो अब उसको बहुत ही मेजर इश्यूज़ होने लगते हैं, हालांकि उसके अंदर वो डिज़ीज़ होती भी नहीं है। तो ये बहुत मेजर इशू है जो आजकल पेशेंट हम देख रहे हैं। ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास जो आ रहे हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं, नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, नफसानी मरीज़ होते हैं एक तरह से, और उनके अंदर कोई इस तरह के मेजर इश्यूज़ होते भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये तस्लीम कर लिया होता है, ये मान लिया होता है कि वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के वो मरीज़ हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या सच में इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत बड़ा मेजर इशू है, क्या सच में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, आप कैसे जान सकते हैं कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या सच में है या नहीं है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर आपको हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए और कैसे इसको ट्रीट करना चाहिए, क्या तरीक़े इलाज क्या होते हैं। और एक बहुत ही ख़ास चीज़ आपको बताएंगे, अभी बहुत दिलचस्प वाक़या बताएंगे अपना, जो हमारा एक दोस्त भी था, हमारा जो है क्लास फेलो भी था, उसके साथ इस तरह का इशू हुआ, तो हमने उसको किस तरीक़े से उसका ये इशू रिज़ॉल्व किया वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नामर्दी जो है, ये एक ये हमारे यहाँ बीमारी सच में तो मानी ही नहीं जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन आम तौर पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है आम तौर पे किसी न किसी दूसरी बीमारी का साइन होता है ना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम डायरेक्टली ट्रीट करते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, देखा जाए तो सही से। हमारे यहाँ ये अलग बात है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन एज ए बीमारी कर दी जाती है, लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इसके पीछे के कॉजेज़ और असबाब जो हैं उनको रिज़ॉल्व किया जाए, प्रॉपर वे में वो देखा जाए कि किस वजह से इसके अंदर ये परेशानी हो रही है। तो उस वजह को हटाना, उस वजह को और उस सबब को है ना, उस कॉजेज़ को रिमूव करना, ये इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ बहुत रखता है। तो एक तरह से देखा जाए इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये कोई एक बीमारी है ही नहीं अपने आप में, ये किसी न किसी रीज़न, किसी न किसी कॉज का जो है एक साइन होता है कि हाँ आपके अंदर ये कॉज आया, ये सबब आया, तो इसकी वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ, ये चीज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि ये हम लोग बहुत बात करते हैं नामर्दी, नामर्दानगी, है ना, इस तरीके की बातें करते हैं। ये चीज़ ऐसा हरगिज़ भी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं ये सिर्फ मेल के अंदर होते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि फ़ीमेल के अंदर ये सब इश्यूज़ होते ही नहीं हैं। आप लोगों ने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि नाऔरत किसी को कहा गया हो। आप लोगों ने कभी ये चीज़ नहीं सुनी होगी कि किसी फ़ीमेल को जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों, सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हों, और उसको इस तरह से बिल्कुल भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट ना होता हो, उसको बिल्कुल भी मतलब ख्वाहिश ना होती हो, मेल पार्टनर को वो बिल्कुल भी सपोर्ट ना करती हो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, लेकिन आज तक कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि उसको नाऔरत कहा गया हो, है ना। उसका सिंपल वे में उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, उसका इलाज कराते हैं, वो ठीक हो जाती है। कोई ना कोई इशू होता है, वो रिज़ॉल्व हो जाता है, वो ठीक हो जाती है, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन मर्दों में इतना हंगामा मचा दिया जाता है। परेशानी ये है कि आजकल फ़ीमेल भी सपोर्टिव नहीं होती हैं। हमने अभी पिछले 2-4 दिन पहले हमने आप लोगों को बताया था कि फ़ीमेल पार्टनर की वजह से बहुत सारे मेजर इश्यूज़ होते हैं। ज़ाहिर सी बात है ना, कि अगर फ़ीमेल पार्टनर चाहे तो सेक्सुअल डिबिलिटीज़ जो है उसके मेल के अंदर कभी हो ही ना, और अगर फ़ीमेल चाह ले कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो कोई भी मेल आ जाए, कैसा भी आ जाए, उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, और वो बहुत सारों को नामर्द भी बना सकती है। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए।
आप लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। तो होता क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया, नामर्दी को बहुत ज़्यादा। एक तो असल में होता भी क्या है कि मर्द हैं हम, है ना, तो हमारे अंदर एक वो होता ही है कि हम गालिब रहें। अब जाहिर सी बात है कि हमारी इस सोच को जब ठेस पहुंचती है, इस सोच को जब हमारी जो है ये कह कर के बता दिया जाता है कि आप मर्द नहीं हैं बल्कि आप नामर्द हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा उसके अंदर एहसास कमतरी का शिकार होने लगता है। वो बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, और वो फिर जो है उसकी जो मर्दानगी होती है उसको ठेस पहुंचती है। फिर वो अपने आप को बिल्कुल बेकार नाकारा समझने लगता है। फिर वो समझता है कि हम किसी लायक हैं ही नहीं, है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो फीमेल पार्टनर का ही होता है। हालांकि अगर यही बीमारी फीमेल पार्टनर को होती तो मेल पार्टनर क्या करता, उसका इलाज कराता, उसको सपोर्ट देता, और वो ठीक भी होती हैं। ज़्यादातर फीमेल को जब इस तरह के इश्यूज़ होते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता, वो ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन मेल में अगर ये परेशानी हो जाए तो उसका जो है सरों पे चढ़ा लिया जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है मेल, है ना। फिर जा कर के वो इधर उधर डॉक्टरों के चक्कर में लगता है, बहुत सारे इलाज कराता है, और ऐसी जगहों पे इलाज कराता है जिनको इसके बारे में पता ही नहीं होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि मेल पार्टनर में ये जो नामर्दी है, बेसिकली इसको ट्रीट करने के लिए बहुत केसेस में ऐसा है कि आपको किसी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ एक तरह से सपोर्ट चाहिए। आपके अंदर जो कॉजेज़ हैं उनको रिमूव करना है। मेडिसिन का तो बहुत ज़्यादा रोल है ही नहीं इसमें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में मेडिसिन, चूँकि आप इसके कॉजेज़ देखिए कि किस वजह से किसी शख्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन असल में जो डिज़ीज़ है वो 2 ही 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिज़ीज़ होती है। लेकिन असल चीज़ क्या है कि आदमी की खुद सोच की वजह से, आदमी की खुद अपनी समझ की वजह से ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। आदमी अंदर अपने ऊपर इन चीज़ों को गालिब और हावी कर लेता है, उस वजह से उसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, सुनिए ज़रा। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ किस वजह से? आदमी की बीवी जो है बहुत खूबसूरत है। इत्तेफाक से उसकी उम्मीद नहीं थी कि इतनी खूबसूरत बीवी मिलेगी, लेकिन बहुत खूबसूरत बीवी मिल गई। तो अब वो जो है एहसास कमतरी का शिकार हो गया कि यार अब पता नहीं, इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी बीवी है, अब पता नहीं मुझसे सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सही से वो सेक्सुअली मुझसे सेटिस्फेक्शन उसको हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और पता नहीं वो मेरे पास रुकेगी कि नहीं रुकेगी। अब वो जो है इसी टेंशन में लगा हुआ है। अब उसके अंदर खौफ व हरास का माहौल है, वो हर वक्त जो है डरा हुआ है। तो उसके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मरीज़ हो जाएगा। उसके अंदर नामर्दानगी आ जाएगी। बीवी जो है बहुत झगड़े वाली है, हर टाइम झगड़ती रहती है, झगड़े होते रहते हैं घर में, है ना। तो फिर इसकी वजह से भी वो डरा सहमा सा रहेगा, और उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, वो जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मरीज़ हो जाएगा। बीवी उसकी जो है मतलब अच्छी ही नहीं है, उसको पसंद ही नहीं है ना। सूरत में सीरत में किसी भी वजह से हो, उसको पसंद नहीं है बस वो, है ना। आम तौर पे ऐसा होता है कि एक आदमी जो होता है वो किसी दूसरे से इश्क करने लगता है। पसंद कोई और होती है लेकिन उसकी शादी किसी और से हो जाती है। तो इस वजह से भी बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि उसको जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। इसी तरीके से उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो गया, उसके घर में जो है कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके फैमिली मेम्बर्स जो है उसमें जो है मर गए, है ना। इस तरह के कोई बड़ा गम उसको लग गया, तो उसकी वजह से भी जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। उसकी जॉब छूट गई, है ना, जॉब चल रही थी बढ़िया, वहाँ से वो सस्पेंड हो गया, या कोई बात हो गई, बड़ा हादसा बिजनेस में कोई हो गया। इस तरह के जो गम वाली चीज़ें हैं, आम तौर पे इनसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन लोगों में हो जाता है। यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका जो है दिमाग कमज़ोर हो गया, उसका दिल कमज़ोर हो गया, उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो आज़ाए रईसा हैं, वो कमज़ोर हो गए। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से उसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो अब जाहिर सी बात है, इन सारी चीज़ों में मेडिसिन का क्या रोल है, आप बताइए। किसी की बीवी बहुत खूबसूरत है और उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि कहीं ये मुझे छोड़ के न चली जाए, तो अब इसमें मेडिसिन का क्या कोई रोल है क्या, आप बताइए। अब वो क्या करेगा, किसी डॉक्टर के पास जाएगा, किसी ऐसे हकीम के पास जाएगा जिसको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। बस वो जानेगा कि ये इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो लो इरेक्शन के लिए खूब दवाएं दो उसको। अब क्या होगा, दवाएं खूब खाएगा, उसका पेट भी ख़राब होगा, हाजमा भी ख़राब होगा, उसको बवासीर हो जाएगा, पाइल्स का मरीज़ हो जाएगा वो, और बहुत सारे इश्यूज़ हो जाएंगे उसके।
है ना। लेकिन वो क्या होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसका ठीक नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप। ये असल क्या है कि आप ऐसे डॉक्टर के पास विज़िट करें कि जो इन सारी चीज़ों को बहुत गहराई से जानता हो, और फिर आपकी जो डायग्नोसिस है वो प्रॉपर वे में बन सके कि आपके अंदर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो किस वजह से है, और उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके, उसकी शनाख्त हो सके, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है प्रॉपर वे में आपका डायग्नोज हो सके, तब जा कर के उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको फॉलो किया जाएगा। बहुत मर्तबा ऐसा होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको दे दिया जाएगा और आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, किसी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। कुछ थेरेपीज़ आपको बता दी जाएंगी, कुछ चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, बस आप उनको फॉलो करेंगे और आपको बिल्कुल इरेक्शन होने लगेगा, सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। तो फिर इस तरीके से आपका इलाज होना चाहिए। बहुत मर्तबा गलती हम लोग ये करते हैं कि बस परेशानी हुई, अपने दोस्तों से ज़िक्र किया, और जो है बस इधर उधर उल्टे सीधे दवाओं के चक्कर में पड़ गए। पहले तो वो बताएंगे कि आप ये दवा ले लीजिए, वो बहुत सारी दवाएं तो खुद ही से इस्तेमाल करने लगते हैं। आजकल लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं और ख़ुद ही से दवाएं इस्तेमाल करने लगते हैं, फिर उनको बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, ठीक तो होते नहीं है, और अपने अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और डाल लेते हैं बॉडी में। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों से तो आपको बचना चाहिए। एक गलती हम लोग ये करते हैं कि हमेशा ये सोचते हैं कि जब हम चाहें तब इरेक्शन हो जाए। देखिए, ये जो इरेक्शन का जो प्रोसेस है, ये कोई आपका जो है समझ लीजिए कोई रिमोट का काम नहीं करता है। कोई ऐसा नहीं है कि आपका ये एक रोबोट है कि आप इसका बटन दबा दें ये काम करने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक पूरा माहौल क्रिएट होता है, इसके लिए पूरा एक माहौल बनाया जाता है ना। तो उस तरीके से दिमाग से जब इसको सिग्नल मिलते हैं, जब आपका ब्रेन से पूरा प्रॉपर वे में सारी चीज़ें होती हैं, आपका ब्रेन दिमाग जो है बिल्कुल सही रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है, तो उसके लिए फिर किसी बटन की ज़रूरत नहीं रहती है, ना ही किसी इशारे की ज़रूरत रहती है, वो खुद ब खुद इरेक्शन होता है। ठीक है, तो आप ये हरगिज़ न समझें कि हम चाह रहे हैं, दिमाग में दुनिया भर की तकलीफ़ें भरी पड़ी हैं, दिमाग में दुनिया भर की उलझनें टेंशनें भरी पड़ी हुई हैं, और आप चाह रहे हैं कि इरेक्शन हो जाए, बटन दबा दें, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको इसके लिए एक पूरा जो माहौल है वो माहौल क्रिएट करना होगा, और प्रॉपर वे में इन चीज़ों को फॉलो करना होगा, और सही से सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना होगा, तभी जा कर के इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे। अच्छा, फिर बहुत मरतबा ऐसा होता है कि ऐसा हर किसी के साथ होता है कि कभी ना कभी किसी को इरेक्शन ना आए वक्त पर, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए फ़ौरन डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इरेक्शन एक मरतबा नहीं आया ज़िंदगी में और आप परेशान होने लगे कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों गया कि इरेक्शन आया नहीं। ये ऐसा कभी ना कभी किसी के साथ ज़रूर होता है, तो इसलिए आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें खुद ब खुद आपकी जो है रिकवर हो जाती हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, आप लोगों को कभी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स नहीं डायरेक्टली लेनी चाहिए। आपको जब भी इस तरह का कोई इशू हो, तो अच्छे माहिर, जो जिनसी अमराज के माहिर डॉक्टर्स आपके नियरेस्ट जो भी हों, आप उनके पास विज़िट करिए, उनसे मिलिए, मशवरा करिए, और प्रॉपर वे में वो जो ट्रीटमेंट बताएं आप उसको लीजिए। अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त ने कॉल किया था, वो उसकी अभी शादी हुई थी, जल्दी ही हुई थी अभी, तो वो कहने लगा कि बहुत परेशान हूँ मैं और इरेक्शन नहीं हो रहा है। तो हमने उसको बताया कि शहद का इस्तेमाल करिए, सही हो जाएगा। हमें पता था कि किस वजह से नहीं हो रहा है, उसके साथ एक थोड़ी-सी ट्रेजेडी हुई थी, तो वो चीज़ें हमारी ज़हन में थी, तो उसका माइंड हमने सिर्फ डाइवर्ट किया बस। उसको हमने बताया कि शहद का इस्तेमाल करिए। 2 दिन के बाद फ़ोन आया, कह रहा कि शहद हम कैसे इस्तेमाल करें, मतलब खाना है या लगाना है? तो हमने कहा उसको खाइए भी और लगाइए भी, दोनों काम करिए आप, है ना? उसके दिमाग में 2 चीज़ें आ गईं कि अब पता नहीं खाने से फ़ायदा होगा कि लगाने से फ़ायदा होगा। हमने दोनों चीज़ें उसको करवा दी, खिला भी दिया, लगा भी दिया। हालाँकि दोनों का इफ़ेक्ट भी है, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ उसको बेवकूफ़ बनाया। शहद का अच्छा खासा इफ़ेक्ट भी है ना? शहद का खाना, शहद का लगाना, दोनों चीज़ों का इफ़ेक्ट है इस चीज़ पर। तो हमने उसको दोनों चीज़ें बता दी, तो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि हाँ, डॉक्टर साहब ने बता दिया है, इंशाल्लाह मुझे आराम हो जाएगा। अब उस 3 ही 4 दिनों के बाद उसका फ़ोन आता है, कहता है माशाल्लाह सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक है और बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है ये, है ना? अब वो सबको बताता फिर रहा है कि शहद लगा लीजिए, शहद खा लीजिए, सही हो जाएगा, है ना? तो ऐसा होता है। अब बहुत सारे लोगों को तो फ़ायदा हो जाएगा, इस तरह के जो पेशेंट होंगे उन लोगों को तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन जिनको हकीकत में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, क्या उनको भी फ़ायदा होगा? आप सोचिए, नहीं होगा ना। तो इस वजह से इस तरह की सुनी सुनाई चीज़ें जो होती हैं उनसे आप लोगों को बचना चाहिए, और जो डिज़ीज़ का प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, डिज़ीज़ का जो तरीक़ा इलाज होता है, जो उसूल इलाज होता है, उसको आप लोगों को हमेशा फॉलो करना चाहिए और सही से इलाज करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा,
और आज की इस वीडियो से ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।